अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, अभी हम जो है ना पैथोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है बेसिकली पार्ट 2 है पैथोलॉजी का। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम फाउंडेशन मॉड्यूल के फर्स्ट 6 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है ना हम रिमेनिंग टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं एंड एट दी एंड हम जो है ना बेसिकली पूरे लेक्चर को समराइज़ करेंगे। तो आपने लेक्चर की समरी लाजमी देखनी है, क्योंकि समरी में इंशाल्लाह पूरे लेक्चर को या पूरी पैथोलॉजी को आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले इट इज़ काइंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस। ठीक है, एंड इफ इट इज़ पॉसिबल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी जो है ना बेसिकली हम 7 टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड टॉपिक नंबर 7 है बेसिकली इंट्रा सेलुलर अक्यूमुलेशन इंक्लूडिंग स्टेटोसिस, कोलेस्ट्रॉल की अक्यूमुलेशन, प्रोटीन की अक्यूमुलेशन, हाइलाइन चेंजेस एंड बेसिकली पिगमेंट्स की अक्यूमुलेशन। ठीक है, अभी हम इन चीज़ों को जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा सा बेसिकली कॉन्सेप्चुअली देखते हैं, देन आफ्टर जो है हम इसको रिटन पोर्शन से कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्टेटोसिस। ठीक है, स्टेटोसिस बेसिकली क्या होती है कि जब बॉडी के अंदर लिपिड्स की अक्यूमुलेशन हो जाए या बॉडी के अंदर फैटी चेंजेस आ जाएं, तो फैटी चेंजेस इन आवर बॉडी, उसके लिए हम एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्टेटोसिस। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि स्टेटोसिस के अंदर बेसिकली बॉडी के अंदर लिपिड्स का स्टोरेज होना है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये बात करते हैं स्टेटोसिस की केस में बॉडी के अंदर क्या स्टोर होता है। लिपिड तो होता है, लेकिन लिपिड का कौन सा टाइप स्टोर होता है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि स्टेटोसिस के अंदर बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड जिसको हम ट्राइग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं या न्यूट्रल लिपिड्स जिसको हम बोलते हैं, तो ट्राइग्लिसरॉल की अक्यूमुलेशन होती है। ठीक है, अच्छा, एंड बेसिकली इस ट्राइग्लिसरॉल की अक्यूमुलेशन कहाँ पे होती है, कौन से ऑर्गन में होती है। याद रखना कि ट्राइग्लिसरॉल की जो अक्यूमुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली मींस मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी अक्यूमुलेशन बेसिकली लिवर में होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये लिवर में होती है, बट याद रखना ट्राइग्लिसरॉल की अक्यूमुलेशन हार्ट के अंदर भी हो सकती है, किडनीज के अंदर भी हो सकती है एंड हमारी स्केलेटल मसल्स इसके अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जो ट्राइग्लिसरॉल है इसकी अक्यूमुलेशन कहाँ पे होती है। तो मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमनली इसकी अक्यूमुलेशन लिवर में होती है, बट और एक्सेसरी ऑप्शंस क्या हैं कि भाई हार्ट में भी हो सकती है, किडनीज में भी हो सकती है एंड साथ में स्केलेटल मसल्स के अंदर भी हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये स्टेटोसिस क्यों होती है, फैट की अक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर क्यों होती है, क्या काजेज़ हैं जिसकी वजह से ट्राइग्लिसरॉल की अक्यूमुलेशन हो रही है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट काजेज़ कि भाई क्यों ये अक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बेसिकली इसका कॉमन काज है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसरॉल्स स्टोर होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं, दैट इज़ अल्कोहल यूज़। जब हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ करते हैं ना, तो अल्कोहल को यूज़ करने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ट्राइग्लिसरॉल्स की अक्यूमुलेशन होती है। अच्छा, उसके बाद दूसरा काज आ जाता है ओबेसिटी। अगर कोई बंदा ओबेस है तो ओबेसिटी की केस में भी बेसिकली जो है ना इन ऑर्गन्स के अंदर ट्राइग्लिसरॉल की अक्यूमुलेशन होती है। अच्छा, क्यों बेसिकली ओबेसिटी की केस में जो हमारी फ़ैट है ना, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो फैट आफ्टर मेटाबॉलिज्म इन ऑर्गन्स के अंदर फिर स्टोर भी होती है। तो ओबेसिटी की केस में
फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जब फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो वो फैट बेसिकली इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर जाके स्टोर होगी। अच्छा, दूसरा काज क्या हो सकता है स्टेटोसिस का? स्टेटोसिस का जो तीसरा काज है दैट इज डायबिटीज मिलाइटस, दैट इज डायबिटीज मिलाइटस। अच्छा, डायबिटीज मिलाइटस में बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अगर हम ग्लूकोज इंटेक भी कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता डायबिटीज मिलाइटस में, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि बॉडी बेसिकली जो है ना लिपिड को स्टार्ट करती है टू मेटाबोलाइज, मीन्स बॉडी को लिपिड को मेटाबोलाइज करना पसंद होता है लेकिन वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं करती। जब बेसिकली लिपिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो ऑब्वियसली वो लिपिड जाके इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर फिर स्टोर भी होगा, इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर जाके स्टोर भी होगा, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ काज ऑफ स्टेटोसिस, ठीक है। या समटाइम और काज क्या हो सकता है कि भाई मेल न्यूट्रिशन, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे, स्पेशली अगर हम बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी जो है ना तो लिपिड को मेटाबोलाइज करना स्टार्ट करती है। जब लिपिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो वो लिपिड जाके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। या कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो बेसिकली जाके हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी जो ट्राइग्लिसरॉल्स हैं वो लिवर के अंदर, हार्ट के अंदर, किडनीज के अंदर जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टेटोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली बात करते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल की अक्यूमुलेशन बेसिकली क्यों होती है या कौन सी कंडीशंस में होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो मतलब मोस्ट कॉमन चीज़ जो हम ऑब्जर्व करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की अक्यूमुलेशन होती है दैट इज आर्थीरोस्क्लेरोसिस। इसमें बेसिकली जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ना ये ब्लड वेजल्स के अंदर अक्यूमुलेट होता है, ब्लड वेजल्स के अंदर अक्यूमुलेट होता है। अच्छा, क्यों होता है स्टोर? बेसिकली एक्यूमुलेशन क्यों होती है? इसलिए कि हम कुछ ऐसी डाइट का यूज़ करते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब ऐसी डाइट को यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो कोलेस्ट्रॉल जाके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अच्छा, कौन सी डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है? अगर हम बात करते हैं कि जो हम मीट लेते हैं, स्पेशली बीफ की बात करते हैं, तो बीफ के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम ऐसी डाइट को ले रहे हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो कोलेस्ट्रॉल जाके हमारी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन में जाके भी स्टोर होता है, स्किन में जाके भी स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं ज़ेंथोमॉस, ठीक है। अगर एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन हो जाए इसको हम बोलते हैं ज़ेंथोमास, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये गॉल ब्लैडर के अंदर भी स्टोर होता है, इसकी फोकल एक्यूमुलेशन होती है इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रोलोसिस। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रोलोसिस, ठीक है, कोलेस्ट्रोलोसिस। एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन दी गॉल ब्लैडर, ठीक है, इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर जाके हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है। अच्छा, उसके बाद अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बॉडी को क्या बेसिकली नेगेटिव इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, हार्ट की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। सो इसलिए हमें ऐसी डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन बीफ एंड चिकन, तो
मोस्ट ऑफ द यू कैन से पीपल्स हमारी सोसाइटी में यही सोचते हैं कि भाई चिकन का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, एंड बीफ जो है दैट इज़ सो यू कैन से बेनिफिशियल, ठीक है। अच्छा, मैं बीफ को गलत करार नहीं दे रहा, बीफ भी कुछ एंगल्स के हवाले से हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बट इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको इंटेक करना मैं कहता हूँ कि नॉर्मल बंदे के लिए भी गलत है, ठीक है। लेकिन चिकन जो है ना दैट इज़ ऑल्सो यू कैन से वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, एंड जितनी प्रोटीन हमें बीफ से मिलती है ना, इतनी प्रोटीन हमें चिकन से भी मिलती है। तो प्रोटीन कंटेंट दोनों के अंदर बहुत मतलब बिल्कुल सेम होता है, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से चिकन इज़ मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू बीफ। लेकिन हमारी सोसाइटी में बीफ को ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन चिकन को पसंद नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अभी ऐसी चिकन को तैयार किया जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें कोई और यू कैन से कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ना फ़कत हमारी बॉडी के अंदर हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट करता है, साथ में किडनीज़ के हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, किडनीज़ की हेल्थ को भी बेसिकली अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ना फ़कत बेसिकली किडनीज़ की हेल्थ को, हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी कोलेस्ट्रॉल बहुत अफेक्ट करता है। अच्छा, अगर फीमेल की बॉडी के अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो उसको बेसिकली प्रेगनेंसी में इशू आ सकता है, ठीक है। अगर मेल्स की बात करते हैं, तो अगर मेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मेल्स में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है ना, तो इसकी वजह से ईडी हो सकती है। ईडी मीन्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मीन्स पेनिस का प्रॉपर इरेक्ट ना होना, दिस इज नॉन एज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मोस्ट कॉमन काज ये भी हो सकता है, कभी हो सकता है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है जिसकी वजह से यू कैन नॉट गेट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि भाई जब आपकी बेसिकली बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होगा ना, तो आपकी बॉडी से जो सीमन रिलीज़ होगा उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होगा। जब वो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होगा तो स्पेशली इस सीमन के साथ कौन सा प्रोसेस होता है, कैपेसिटेशन वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है? कैपेसिटेशन वाला प्रोसेस फीमेल बॉडी के सर्विक्स के अंदर होता है, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जाता है एंड कैल्शियम को ऐड किया जाता है। बट अगर आपके सीमन के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है ना, तो बेसिकली कैपेसिटेशन के थ्रू कुछ को रिमूव किया जाएगा, बट लेकिन कुछ अमाउंट रिमेनिंग रह जाएगा, जिसकी वजह से यू कैन नॉट गेट फर्टिलिटी, ठीक है। तो दैट्स वाई कोलेस्ट्रॉल जो है हमको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से अफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब भी हम बेसिकली बात करते हैं प्रोटीन की एक्यूमुलेशन के, ठीक है। अच्छा, देखें प्रोटीन भी जो है ना वो समटाइम बॉडी के अंदर स्टोर होती है। अच्छा, किस कंडीशंस के अंदर प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है? अगर प्रोटीन की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोटीन की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। या बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक बढ़ जाए, देन आफ्टर वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। या समटाइम प्रोटीन एक्यूमुलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ मिसफोल्डेड फॉर्म, स्पेशली इन द केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यू कैन से अल्जाइमर की डिजीज़ होती है, जिसके अंदर मेमोरी लॉस होता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म मेमोरी, बट समटाइम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी लॉस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हाइलिन चेंज की, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। हाइलिन चेंज बेसिकली ये क्या होती है कि बेसिकली समटाइम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है तो इसकी वजह से हमारे जो सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं, इनकी पिंकी या गिलासी अपीयरेंस बन जाती है, जिसको आप बोल सकते हो होमोजीनस अपीयरेंस। जब प्रोटीन की एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडीज़ के टिश्यूज़ के अंदर
बेसिकली पिंकी या ग्लासी अपीयरेंस आ जाए, दिस इज नोन एज हाइलिन चेंज। अच्छा, हाइलिन चेंज के अंदर हाइलिन कोई सब्सटेंस नहीं है जो स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर। हाइलिन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अपीयरेंस को। हाइलिन कोई सब्सटेंस नहीं है, हाइलिन बेसिकली अपीयरेंस को शो करता है। हाइलिन में कौन सी अपीयरेंस होती है? या कोई पिंकी अपीयरेंस हो सकती है, ग्लासी अपीयरेंस हो सकती है, या होमोजेनस अपीयरेंस हो सकती है। किसकी वजह से? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन की अक्यूमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर पिंकी ग्लासी अपीयरेंस आ जाए, दिस इज नॉन एज हाइलिन चेंज। ये बेसिकली कब हमें नज़र आती है? जब बेसिकली रसल बॉडीज़ बनती हैं, रसल बॉडीज़ बनती हैं। अच्छा, रसल बॉडीज़ क्या है? जब बेसिकली इम्यूनोग्लोब्युलेंस अक्यूमुलेट हो जाएं, कहाँ पे? हमारे प्लाज्मा सेल्स के अंदर, प्लाज्मा सेल्स के अंदर, तो रसल बॉडी की फॉर्मेशन होती है। इम्यूनोग्लोबिन मीन्स एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो जब इनकी अक्यूमुलेशन होती है कहाँ पे? प्लाज्मा सेल्स के अंदर, तो रसल बॉडीज़ बनती हैं। एंड रसल बॉडीज़ की जो अपीयरेंस है ना, वो पिंकी ग्लासी अपीयरेंस होती है, होमोजेनस अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो अभी हम जो है ना इस टॉपिक को बेसिकली अपने रिटन पोर्शन से देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज टॉपिक नंबर 7 ऑफ फाउंडेशन मॉडल पैथोलॉजी, ठीक है। इंट्रासेल्युलर अक्यूमुलेशन इंक्लूडिंग स्टेटोसिस, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, हाइलिन चेंजेस एंड पिगमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली स्टेटोसिस क्या है? स्टेटोसिस बेसिकली दीज आर दी फैटी चेंजेस, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड विद इन पैरेनकाइमल सेल्स। पैरेनकाइमल सेल्स जो स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, स्पेशली इन ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्विंग इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा, कॉमन ऑर्गन्स कौन से होते हैं जिसके अंदर स्टेटोसिस होती है? तो लिवर इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। स्टेटोसिस मोस्ट कॉमनली लिवर के अंदर होती है, हार्ट के अंदर भी हो सकती है, किडनीज के अंदर भी हो सकती है, स्केलेटल मसल्स के अंदर भी हो सकती है। अच्छा, काज क्या है स्टेटोसिस का? दैट इज़ अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, विच इज़ मोस्ट कॉमन काज इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली बॉडी के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन होती है। अच्छा, ओबेसिटी में क्या होता है कि बॉडी के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, स्पेशली इन द लिवर। जब फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो फैट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अच्छा, डायबिटीज़ मिलाइटिस, जिसके अंदर क्या होता है? अल्टर्ड लिपिड मेटाबॉलिज्म, मीन्स के बॉडी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं करती, ठीक है। तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं करती तो किसको मेटाबोलाइज करती है? बेसिकली लिपिड को मेटाबोलाइज करती है। जब लिपिड को मेटाबोलाइज करती है तो वो बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती है। समटाइम मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, स्पेशली प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स लिपिड ट्रांसपोर्ट। अगर हम कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर बेसिकली प्रोटीन बहुत कम है, तो हो सकता है कि बॉडी जो है ना फिर लिपिड को ट्रांसपोर्ट करेगी। जब लिपिड को ट्रांसपोर्ट करेगी तो कुछ ऑर्गन्स में जाके वो लिपिड स्टोर हो जाएगा। कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, स्पेशली कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम आपने लाजमी याद रखना। ये बेसिकली में पूछा जाता है कि भाई वो कौन सा टॉक्सिन है जो बॉडी के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल डैमेज करके रखता है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, उसके बाद बेसिकली अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। अगर किसी सेल के अंदर फैट एक्यूमुलेट हुआ है तो बेसिकली कौन सी चेंजेस हमें नज़र आती है कि क्लियर फैट वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म। उस सेल के अंदर क्लियर फैट वैक्यूल हमें नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, जब फैट का वैक्यूल बन जाएगा ना तो न्यूक्लियस जो है वो पेरीफ्री की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स अक्यूमुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अक्यूमुलेशन ऑफ फ्री कोलेस्ट्रॉल आर एस्टर्स विद इन सेल ऑफन इन फेगोसाइट्स, ठीक है। देखो, फेगोसाइट्स होते हैं, अगर उनके अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की अक्यूमुलेशन हो जाए, सो दिस इज नॉन एज अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली रेजिडेंट सेल्स होते हैं। अच्छा, अब हम इसकी कुछ कंडीशंस की बात करते हैं एंड देयर एक्सप्लेनेशन। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये कंडीशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि कोलेस्ट्रॉल accumulates in macrophages in blood vessels walls, these are form cells, ठीक है। अगर ब्लड वेजल्स के अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल accumulate हो जाए, दिस इज नॉन एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, ज़ेंथोमास क्या होता है? बेसिकली
कोलेस्ट्रॉल फिल्ड मैक्रोफेजेस इन स्किन आर टेंडेंस, मैक्रोफेजेस आर रेजिडेंट सेल्स, ठीक है। सो अगर स्किन के अंदर या टेंडेंस के अंदर कोलेस्ट्रॉल बेसिकली अक्यूमुलेट हो जाए, दैट इज नोन एज ज़ैंथोमास, ठीक है। कोलेस्ट्रोलोसिस क्या होती है? फैट अक्यूमुलेशन इन गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर फैट अक्यूमुलेशन हो जाए, दिस इज नोन एज कोलेस्ट्रोलोसिस। अच्छा, उसके बाद दैट इज नाइमैन पिक डिजीज। नाइमैन पिक डिजीज बेसिकली क्या है? इसमें इसके अंदर बेसिकली दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? बेसिकली स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम होता है, स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से इन स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होते हैं। अच्छा, तो दिस कॉजेज नाइमैन पिक डिजीज। एंड आपको पता है कि स्फिंगोलिपिड्स बेसिकली हमारी यू कैन से जो माइलिन शीथ है, जो एग्जाम के ऊपर होती है माइलिन शीथ इज कंपोज्ड ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। आपको पता होगा, दिस इज सो बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की अक्यूमुलेशन, ठीक है। प्रोटीन की अक्यूमुलेशन क्यों होती है? बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन की वजह से, या सिंथेसिस की वजह से, या मिसफोल्डिंग की वजह से। अच्छा, कौन से बेसिकली कंडीशंस हैं जिसके अंदर बॉडी के अंदर प्रोटीन की अक्यूमुलेशन होती है? अब हम कंडीशन देखेंगे, देन आफ्टर उसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, कंडीशन कौन सी है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। ये कंडीशन है जिसके अंदर बेसिकली प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन होती है किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर। जब किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोटीन की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रोटीन की अक्यूमुलेशन हो सकती है बॉडी के अंदर। अच्छा, रसल बॉडीज़, इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उनकी अक्यूमुलेशन होती है हमारे प्लाज्मा सेल्स के अंदर, एंड रसल बॉडीज़ बनती है, जिसकी मैंने आपको बताया कि बेसिकली ट्रांसपेरेंट और होमोजीनस अपीयरेंस होती है। अच्छा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से मिसफोल्डेड प्रोटीन्स स्टोर हो जाती हैं किसमें? लिवर सेल्स के अंदर। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, जिसके अंदर अक्यूमुलेशन ऑफ मेलोरी बॉडीज़ जो बेसिकली डैमेज करती हैं केराटिन प्रोटीन को। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट हाइलेन चेंज। हाइलेन चेंज की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टर्म फॉर पिंक ग्लासी और होमोजीनस अपीयरेंस इन द सेल्स और टिश्यूज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की अक्यूमुलेशन की वजह से अगर सेल और टिश्यूज की अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट हो जाए, होमोजीनियस हो जाए, दिस इज नोन एज हाइलिन चेंज। हाइलिन चेंज आपको कहाँ पे नज़र आती है? इसका एग्जांपल इंट्रासेलुलर रसल बॉडीज़, जब इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की अक्यूमुलेशन होती है, मेलोरी हाइलिन बनती है, जिसकी अपीयरेंस हाइलिन होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन आर्टीरोस्क्लेरोसिस, ये बेसिकली हाइपरटेंशन की कंडीशन में जनरेट होती है या डायबिटीज़ की केस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइलिन दिस इज अपीयरेंस नॉट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। मैंने आपको बताया कि हाइलिन बेसिकली अपीयरेंस का नाम है, हाइलिन कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पिगमेंट्स की अक्यूमुलेशन, ये हमने लास्ट 6th टॉपिक में भी डिस्कस किया था, बट वंस अगेन दिस इज रिपीटेशन हेयर, ठीक है। टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, एक एंडोजिनस पिगमेंट्स होते हैं, दूसरे एक्सोजिनस पिगमेंट्स होते हैं। एंडोजिनस पिगमेंट्स कौन से होते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन एंड देन उनके एग्जांपल्स। लिपोफ्यूस्किन, दैट इज अ बेसिकली वियर एंड टीयर पिगमेंट, येलो ब्राउन कलर का होता है। ये कहाँ पे नजर आता है हमें? एजिंग सेल्स के अंदर। किसके एजिंग सेल्स? लिवर एंड हार्ट के सेल्स के अंदर। मेलानिन पिगमेंट होता है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि भाई ब्राउन ब्लैक पिगमेंट है, नॉर्मली ये स्किन में होता है, ठीक है। एंड ये कब इंक्रीज हो जाता है? मेलानोमा की केस में। मेलानोमा एज ए स्किन कैंसर, ठीक है। हीमोसिडेन, दैट इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन स्टोरेज पिगमेंट सीन इन हीमोरेज, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होता है? हीमो क्रोमेटोसिस, ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाइलिरुबिन, ठीक है। ये बेसिकली येलो बाइल पिगमेंट है, ये बेसिकली आपको कब नज़र आता है? जॉन्डिस की केस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सोजिनस पिगमेंट्स की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, जो हमें स्मोकर्स के अंदर नज़र आता है, कोल माइनर्स के अंदर। टैटू बेसिकली एक इंक पिगमेंट है जो स्किन टैटूज़ के अंदर आपको नज़र आएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ एक्टर्स होती हैं स्पेशली जो बेसिकली अपनी बॉडीज़ के ऊपर इस तरह की पिगमेंट्स की डिपोजिशन करवाती हैं, ठीक है। देन आफ्टर अब हम पढ़ते हैं अबाउट 8th टॉपिक ऑफ बेसिकली पैथोलॉजी, that is pathological calcification including the differences between dystrophic and metastatic calcification। अच्छा, इसको हम पहले समझ लेते हैं, देन आफ्टर जो है हम इसको बेसिकली रिटन क्वेश्चन से देख लेते हैं।
अच्छा, तो अभी हम जो है ना बेसिकली डिस्कस करते हैं अबाउट पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिकल, ठीक है, कैल्सिफिकेशन, ठीक है। अच्छा अच्छा, पैथोलॉजिकल मीन्स एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन मीन्स एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन, बिकॉज एक तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, बट दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कैल्सिफिकेशन। अच्छा, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल वे से हट के बॉडी के अंदर कैल्शियम के स्टोरेज हो रही है, दिस इज़ नॉन एज पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। स्पेशली जो कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम के साल्ट्स बेसिकली उनकी एक्यूमुलेशन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब जो है बेसिकली पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, इसके दो टाइप्स हैं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड दूसरा जिसका टाइप है दैट इज़ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, दैट इज़ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बेसिकली उन्हीं सेल्स के अंदर एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम होती है जो सेल्स ऑलमोस्ट टू डेड होते हैं, मीन्स जो ऑलमोस्ट मरने वाले सेल्स होते हैं, ऑलमोस्ट टू डेड, जो सेल्स तकरीबन मरने वाले होते हैं, ठीक है, जो लास्ट स्टेज में चल रहे होते हैं, अगर ऐसे सेल्स के अंदर कैल्शियम की स्टोरेज हो रही हो ना, दिस इज़ नॉन एज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा, एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन क्या होती है, अगर नॉर्मल और हेल्दी सेल्स के अंदर, नॉर्मल और हेल्दी सेल्स के अंदर कैल्शियम की स्टोरेज हो रही है, दैट इज़ नॉन एज मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा, नॉर्मल सेल्स के अंदर क्यों होगी, ऑब्वियसली कि बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन होगी, हाइपर कैल्सीमिया वाली कंडीशन होगी, जिसकी वजह से बेसिकली जो है ना बॉडी के अंदर बेसिकली नॉर्मल सेल्स के अंदर या हेल्दी सेल्स के अंदर कैल्शियम की स्टोरेज होगी, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और आपने ये याद रखनी है कि जब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है, डेड सेल्स के अंदर कैल्शियम की या डैमेज सेल्स के अंदर कैल्शियम की स्टोरेज होती है, तो कैल्शियम की स्टोरेज होती है, लेकिन जो सेल के अंदर फ्री कैल्शियम लेवल है ना, फ्री कैल्शियम लेवल है, वो नॉर्मल होती है, वो नॉर्मल होगी। मींस कैल्शियम की स्टोरेज हो रही है, लेकिन आप इस सेल की कैल्शियम टेस्ट करवाओगे तो आपको कैल्शियम की लेवल नॉर्मल मिलेगी। अब नॉर्मल क्यों है, कैल्शियम तो स्टोर हो रही है, लेकिन देखें कैल्शियम स्टोर तो हो रही है लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ कैल्शियम साल्ट्स हो रही है, ठीक है, लेकिन जो फ्री कैल्शियम है वो वही है जो नॉर्मली होनी चाहिए। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के केस में क्या होता है कि सेल के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल होती है, फ्री कैल्शियम लेवल नॉर्मल होती है, बट ये है कि कैल्शियम की स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम साल्ट्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी केस में जो सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं ना, सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं, इनके अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी, कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी, मीन्स हाइपर कैल्सिमिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्यों बढ़ जाएगी, बिकॉज इस केस के अंदर कैल्शियम साल्ट्स की स्टोरेज कम होती है, फ्री कैल्शियम जाके स्टोर होती है। दैट्स वाई मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के केस में जो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं उनके अंदर कैल्शियम की लेवल नॉर्मल नहीं होती। अच्छा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो है ये बेसिकली कहाँ पे होती है, मीन्स ये जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स है ये बेसिकली कहाँ पे होती है, आर्टरीज के अंदर हो सकती है, हमारी हार्ट के जो वाल्व्स है वहाँ पे हो सकती है, ठीक है, लंग्स के अंदर हो सकती है, ठीक है। एंड अगर हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की बात करें तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा किडनीज़ में होती है, बिकॉज किडनीज़ के अंदर जो है ना बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस वाली कंडीशन जनरेट होती है किडनीज़ के अंदर, ठीक है। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन बेसिकली किडनीज़ के अंदर हो सकती है, सेम थिंग वो भी लंग्स के अंदर भी हो सकती है, ब्लड वेजल्स के अंदर भी हो सकती है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर भी
हो सकती है। अच्छा, अभी हम जो है ना इसको रिटन क्वेश्चन से देख लेते हैं। ओके, सो दैट इज टॉपिक नंबर 8, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। अच्छा, so topic number 8 is pathological calcification including the difference between dystrophic and metastatic calcification। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि भाई पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया। एंड उसके बाद डिफरेंस क्या होता है डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के अंदर। बोथ दीज आर टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। अच्छा, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन की डेफिनेशन, दिस इज अ एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स इन टिश्यूज वेयर इट शुड नॉट बी। मीन्स ऐसे सेल्स जिनके अंदर कैल्शियम की स्टोरेज नहीं होनी चाहिए थी, अगर उनके अंदर कैल्शियम साल्ट्स की स्टोरेज हो जाए, दिस इज नोन एज पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। ठीक है, दिस अकर्स डिस्पाइट नॉर्मल और एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। इसकी वजह से कि जो है ना बेसिकली सेल्स के अंदर कैल्शियम लेवल नॉर्मल भी हो सकती है या एबनॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, there are two types of pathological calcification, that is dystrophic calcification and metastatic calcification। अच्छा, dystrophic calcification dead और damaged tissues के अंदर होती है, लेकिन जो metastatic calcification है ये normal tissues के अंदर होती है due to high blood calcium या hypercalcemia और condition की वजह से। ठीक है, अच्छा, dystrophic calcification occurs in dead or dying tissues or damaged tissues। याद रखना इसके अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल ही रहेगी। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ अ लोकलाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि वो जो कैल्शियम होगा ना वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, ब्लड के अंदर नहीं आएगा, जिसकी वजह से ब्लड की कैल्शियम की लेवल नॉर्मल रहेगी। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कंडीशन एंड साइट। कंडीशन आर्थरोस्क्लेरोसिस, जिसमें बेसिकली एट्रियल वॉल्स के अंदर जो है ना बेसिकली कैल्शियम की एक्यूमुलेशन होगी। डैमेज्ड हार्ट वाल्व्स, इसके अंदर बोल सकते हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, ओल्ड टीबी की कंडीशन में, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर लेजेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा, सो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, इट अकर्स इन नॉर्मल और हेल्दी टिश्यूज। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगी। मैंने आपको ये की डिफरेंस बताया था कि भाई जो है ना बेसिकली मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की केस में जो हमारे टिश्यूज़ एंड ब्लड सेल्स के सराउंड जो ब्लड होगा उसके अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, दिस इज अ जनरलाइज्ड प्रोसेस। काजेज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया क्या हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर पैराथॉर्मोन की लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। बोन डिस्ट्रक्शन ट्यूमर, अगर बोन्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाती है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं जब हम कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, किसका, कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है बेसिकली जो कैफीन है ना, जो चाय में अंदर होती है, चाय में क्या होती है, कैफीन होती है ना, तो कैफीन क्या करती है, बोन्स में जाके वहाँ से कैल्शियम को रिमूव करती है, जिसकी वजह से हमारे बॉन्ड्स यू कैन से वीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि भाई हमें ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। हालांकि हम चाय पी रहे हैं, चाय में क्या है, मिल्क है, दूध है, दूध में क्या होती है, कैल्शियम होती है। इसके बावजूद भी अगर हम इसके अंदर कैफीन शामिल है तो ये कैफीन जाके बॉन्ड से कैल्शियम को रिमूव करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा चाय पीने की वजह से हमारे जो हड्डियाँ है, हमारे बॉन्ड्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें नॉर्मली यही रिकमेंडेशन मिलती है कि भाई चाय पीने से चाय के में दूध पिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को वो नशा नहीं आता जो चाय से आता है। ठीक है, ये कैफीन बेसिकली ग्रीन टी के अंदर भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो हम ग्रीन टी आजकल बहुत ज़्यादा यूजेज में है, ग्रीन टी के अंदर भी कैफीन का कंटेंट होता है। एंड ये कैफीन जो है ना बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से चाय पीने की वजह से हम एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम चाय पीते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना बेसिकली एक्टिवेट होता है, हमारी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चाय पीने के बाद हम थोड़ा सा खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन देखें, एनर्जेटिक तो फील करते हैं, लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जनरेट होता है ना तो बॉडी के अंदर जो सेरोटोनिन की लेवल वो डिस्टर्ब हो जाती है। सेरोटोनिन कहाँ पे होता है, हमारे साइनेप्सिस के बीच में होता है। साइनेप्सिस के बीच के अंदर बेसिकली सेरोटोनिन होता है। ठीक है, इसकी लेवल का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सेरोटोनिन की लेवल एबनॉर्मल हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, उस टाइम पे गुस्सा आ सकता है,
एंग्जाइटी हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो हमारी चाय है ना, दैट इज़ अ काज ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, बिकॉज चाय की वजह से हमारा देखें, हम अगर हम बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो सेरोटोनिन की लेवल कम जो है ना बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगी मीन्स उसका इनटेक नहीं होता, बेसिकली क्या होता है साइनेप्सिस के अंदर उसका बेसिकली इनटेक नहीं होता। नॉर्मली जब हम बैलेंस में चल रहे होते हैं ना, तो एक साइनेप्स से लेकर दूसरी साइनेप्स के अंदर जो है ना बेसिकली सेरोटोनिन की एक्सचेंज हो रही होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से सेरोटोनिन में डिसबैलेंस आ जाएगा, तो डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। नॉर्मली फिर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट लेंगे। क्या लेंगे? एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट जो है ना बेसिकली इनका ताल्लुक होता है बेसिकली SSRI ग्रुप के साथ, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सेरोटोनिन का लेवल है बॉडी के अंदर वो बैलेंस हो जाएगा एंड हम कंफर्टेबल फील करेंगे। बट ये है कि SSRI वाली ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, अगर इनका यू कैन से देखें, पहली बात तो ये है कि इनका कोई नशा नहीं होता, ठीक है। इनका कोई नशा नहीं होता। ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हम डिप्रेशन की ड्रग्स लेंगे तो हमें जो है ना बेसिकली इनकी आदत पड़ जाएगी, आदत नहीं पड़ती, ठीक है। इनका कोई यू कैन से आपको एडिक्शन नहीं होगा। बट ये है कि अगर हम SSRI की मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं ना, ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम आपको ये 5 से 6 मंथ तक यूज़ करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो हम नॉर्मली फीवर की टैबलेट्स लेते हैं या किसी और यू कैन से इन्फेक्शन की, तो 5-6 दिन के अंदर रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, फिर हम वो ड्रग्स छोड़ देते हैं। लेकिन SSRI को आपने सिलेक्ट कर लिया तो अब इसको आपने 5 से 6 मंथ तक जो है ना बेसिकली मेंटेन करके रखना है, तब ये अपने सिम्टम्स को ओवरकम कर सकती है। अदरवाइज ऐसा होता है कि सिम्टम्स रीअपीयर होते हैं। दैट्स वाई हमें इन ड्रग्स को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करनी चाहिए। कौन सी ड्रग्स होती है जिसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट या SSRI ग्रुप वाली, जो बेसिकली फ्लोक्सिटीन है, पैरोक्सिटीन है, पैक्सिल है, डिपैक्सिल है, ठीक है, एंड डेप्रीकॉप है, ठीक है, फिलॉक्स है, ठीक है। सो ये ड्रग्स जो है ना बेसिकली ये सारी लिपिनकॉर्ड के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं साइट्स ऑफ डिपोजिशन कि भाई मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कहाँ पे हो सकती है। मैंने आपको बताया किडनीज के अंदर हो सकती है, लंग्स के अंदर, गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड ब्लड वेजल्स के अंदर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम 9th टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल पैथोलॉजी, ठीक है। 9th टॉपिक कौन सी? एडिमा, कंजेशन, हेमरेज, ठीक है, एंड इसके सिंपल डेफिनेशन, काजेज एंड एग्जांपल्स। ये सेम टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई एडिमा क्या होती है, देन आफ्टर हम कंजेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन हेमरेज एंड इसके काजेज एंड एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है। तो हम जो है ना बेसिकली सबसे पहले पढ़ने लगे अबाउट एडिमा। व्हाट इज़ एडिमा? अगर एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाए टिश्यूज़ के अंदर, दिस इज़ नोन एज एडिमा। एडिमा की केस में बेसिकली एक्सेसिव फ्लूइड की अक्यूमुलेशन होती है टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल अक्यूमुलेशन, दिस इज़ अ एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन, ठीक है। सो एडिमा इज़ अ एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड in the interstitial spaces between cells और body cavities, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडिमा, इसके टाइप एंड इसकी लोकेशन। अच्छा, या तो सम टाइम एडिमा जो है ना वो लोकलाइज्ड होती है, मीन्स किसी एक स्पेसिफिक एरिया में होती है। अगर हम बात करते हैं एंकल की स्वेलिंग, अगर हमारी एंकल में स्वेलिंग हो जाए, एंकल जहाँ पे लड़कियाँ एंकलेट पहनती हैं, ठीक है, तो अगर बेसिकली एंकल की स्वेलिंग हो जाए, दिस इज़ अ लोकलाइज्ड एडिमा। अच्छा, समटाइम जनरलाइज्ड एडिमा होती है, जिसमें क्या होता है कि होल बॉडी में स्वेलिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं एनासार्का, ठीक है, एनासार्का। एनासार्का मीन्स दिस इज़ अ स्वेलिंग ऑफ होल बॉडी एंड दिस इज़ अ जनरलाइज्ड कंडीशन, ठीक है। कुछ बंदों को ये इशू होता है जिनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम की से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है, तो उन बंदों को बेसिकली जो है ना बेसिकली एनासार्का का इशू होता है, ठीक है। आई हैव सीन वन स्टूडेंट व्हिच इज़ MD-CAT एस्पिरेंट, इसको मैंने देखा है, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी एडिमा बेसिकली इसमें क्या होता है कि हार्ट फेल्योर होता है। जब हार्ट फेल्योर होता है ना, तो लंग्स के अंदर बेसिकली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी अक्यूमुलेशन होती है। अच्छा,
एंड ब्रेन के अंदर भी हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एडिमा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि काजेस क्या हैं, कि भाई ये एडिमा क्यों होती है। बेसिकली जब कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो कैपिलरी के अंदर जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो इसकी वजह से एडिमा हो सकती है। एंड अगर कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स कम है, जो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बेसिकली मेंटेन करके रखती हैं, स्पेशली अल्ब्यूमिन की अगर हम बात करते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं वो। ठीक है। तो अगर प्रोटीन्स कम हो गई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, एंड कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ गई, एंड लिम्फ की जो बेसिकली ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो गया। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉक हो गया, तो वो लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। दिस इज नोन एज एडिमा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजेशन की, कि कंजेशन क्या होती है। ठीक है। समटाइम क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है ना, ब्लड वो टिश्यूज़ के अंदर ब्लॉक हो जाता है। एंड जब हमारा ब्लड टिश्यूज़ के अंदर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, एंड वहाँ से रिटर्न ना कर सके, दिस इज़ नोन एज कंजेशन। ठीक है। क्यों ब्लॉक होता है? बिकॉज देखें, टिश्यूज़ के पास ब्लड गया ना, उस ब्लड ने वापस आना है वहाँ से, एंड कौन वापस लेके आएगा? वीन्स। अगर वीन्स के अंदर डैमेज आ जाए, वीन्स के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाए, एंड टिश्यूज़ से वापस बॉडी के अंदर ब्लड ना आए, वहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाए ब्लड, दिस इज़ नॉन एज कंजेशन। सो कंजेशन इज़ द पैसिव accumulation of blood in tissues due to impaired venous outflow। अगर वेन्स अपना काम प्रॉपर सही से नहीं कर रही एंड ब्लड की अक्यूमुलेशन हो रही है वहाँ पे, दिस इज़ नॉन एज कंजेशन। ठीक है। अच्छा, ब्लड कैन नॉट ड्रेन, ब्लड वहाँ से ड्रेन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ब्लड के पूल्स बनते हैं। टिश्यूज़ की अपीयरेंस जो है वो ब्लू रेड होती है, दिस इज़ नॉन एज साइनोटिक कंडीशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स, देन इनके एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, सबसे पहले अक्यूट कंडीशन हो सकती है, अक्यूट कंजेशन, जिसमें सडन हार्ट फेलियर होता है। ठीक है। एंड जब सडन हार्ट फेलियर हो गया, मींस हार्ट अपना काम प्रॉपर से सही नहीं कर रही, तो लंग्स के अंदर ब्लड जो है ना बेसिकली वो स्टोर हो जाएगा, वहाँ पे सॉरी ब्लॉक हो जाएगा, दिस इज़ नॉन एज लंग कंजेशन। अच्छा, क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है, लाइक एस क्रोनिक हार्ट फेलियर है, मींस बहुत टाइम से हमें हार्ट का इशू है, जो हार्ट की हेल्थ है वो सही नहीं है, दिस इज अ क्रोनिक हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से कंजेस्टेड लिवर हो सकता है या लंग्स हो सकता है। लोकल डीवीटी इन लेग बेसिकली लेग्स के अंदर कुछ वीन्स होती हैं। ठीक है। अगर वो बेसिकली जो है ना प्रॉपर ब्लड को वहाँ से क्लियर नहीं कर रही, ठीक है, वहाँ से वीनस ब्लॉकेज हो रहा है, दिस इज़ नॉन एज लोकल कंजेशन, एंड दिस इज इन केस ऑफ लेग्स। ठीक है। सिस्टमिक बेसिकली कंजेशन भी हो सकती है, अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाए तो कंजेशन हो सकती है लिवर में एंड लेग्स में। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन अच्छा नटमैग लिवर के अंदर भी आपको मिलती है, दिस इज सीन इन क्रोनिक राइट हार्ट फेलियर, लिवर शोज सेंट्रल वीनस कंजेशन विद रेड स्पॉट्स लाइक नटमैग। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हीमरेज। हीमरेज में बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड हमारे ब्लड वेजल्स में होता है ना, ब्लड वेजल्स में जो हमारा ब्लड होता है, अगर ब्लड वेजल से हमारा ब्लड लीक हो जाए, क्या हो जाए? लीक हो जाए, तो दिस इज़ नॉन एज हीमरेज। ठीक है। ब्लड वेजल से अगर ब्लड लीक हो जाए, दिस इज नॉन एज हीमरेज। ठीक है। अच्छा, तो ब्लड लीक्स आउट ऑफ ब्लड वेजल्स। ठीक है। अच्छा, so hemorrhage is extravasation means वेजल से ब्लड बहुत ज़्यादा आना, is extravasation of blood from blood vessels into outside spaces or tissues। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेमरेज के। हेमरेज के कौन कौन से टाइप हैं? ठीक है। सबसे पहले पैटीचे। ठीक है। एंड उसके बाद है परप्यूरा, उसके बाद है स्काइमोसिस। ठीक है। उसके बाद है हीमोथोरैक्स। ठीक है। उसके बाद है हीमोपेरिकार्डियम। ठीक है। उसके बाद है हीमेटिमेसिस। ठीक है। उसके बाद है हीमेटोरिया। ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ बेसिकली हेमरेज। तो हेमरेज के कौन कौन से टाइप्स हो गए? पैटीचे, परप्यूरा, ठीक है, स्कैमोसिस, हीमोथोरैक्स, हीमोपेरिकार्डियम एंड हीमेटिमेसिस एंड हीमेटूरिया। ठीक है। अच्छा, पैटीचे में क्या होता है कि बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्लेटिलेट्स होते हैं ना, प्लेटिलेट्स, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी
तो ब्लड की लीकेज आसान हो जाएगी। या अगर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो इसकी वजह से बेसिकली हिमरेज हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं पैटी चेक। अच्छा, या तो ऐसा होता है कि समटाइम हमारी जो बेसिकली प्लेटलेट्स होती हैं ना, समटाइम हमारी प्लेटलेट्स वो जाके स्प्लीन के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, स्प्लीन के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। अगर हमारी प्लेटलेट्स बेसिकली स्प्लीन में जाके ट्रैप हो रही हैं तो इसकी वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है एंड दिस इज एन काज ऑफ साइटोपेनिया। अच्छा, परप्यूरा में क्या होता है कि वस्कुलाइटिस होती है, मीन्स जो हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं ना उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। जब ब्लड वेजल्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो ऑब्वियसली उनसे ब्लड बाहर आ जाएगा या प्लेटलेट का डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, स्कैमोसिस में क्या होता है कि ट्रामा हो सकता है लांग बरसा के अंदर। हीमोथोरेक्स में क्या होता है कि ट्रामा टू द चेस्ट, इसमें ब्लड होता है प्लूरल कैविटी के अंदर। हीमोपेरिकार्डियम, जब रप्चर्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए तो ब्लड आ जाएगा कहाँ में, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर। हेमेटिमेसिस में क्या होता है कि वॉमिटिंग में ब्लड आना स्टार्ट होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगर हमें स्टमक में इशू आ जाए तो हो सकता है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, जिसको हम हेमेटिमेसिस बोलते हैं। या स्पेशली जब हमें लिवर की कैंसर होती है, दिस इज़ यू कैन से वेरी फाइनल स्टेज ऑफ लिवर पेशेंट्स। ठीक है, एंड लिवर कैंसर के बाद आई थिंक उनका बेसिकली लिवर ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल नहीं होता। तो जब लिवर कैंसर होती है ना तो उसके बाद क्या होता है कि लिवर जो है ना बेसिकली उन बंदों को लिवर की बेसिकली ब्लड की वॉमिटिंग आना स्टार्ट होती है। ठीक है, so this is known as हेमेटिमेसिस। अगर वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है, दिस इज नोन एज हेमेटिमेसिस। ये लिवर की वजह से भी हो सकता है, स्टमक की वजह से भी हो सकता है। हेमेट्यूरिया, समटाइम क्या होता है कि हमें ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर हमें ब्लड आता है। ठीक है, ये क्यों हो सकता है? ये हो सकता है यूटीआई की वजह से, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली यू कैन से हमारे यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। अच्छा, यूटीआई जो मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये अपर भी हो सकता है। अपर यूटीआई मीन्स अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, एंड इट कुड बी लोअर। अच्छा, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर जो होता है ये बेसिकली किडनीज के अंदर होता है, जो लोअर है ये बेसिकली किसके अंदर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। ठीक है। अच्छा, या तो किडनी स्टोन्स का इसका रीज़न हो सकता है या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ हेमरेज के। हेमरेज क्यों होती है? कोई ट्रामा हो सकता है, इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वेस्कुलर रप्चर हो सकता है, उसके बाद एन्यूरिज्म हो सकता है, उसके बाद बेसिकली ट्यूमर हो सकता है, कोआगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, हेमोफिलिया हो सकता है, प्लेटलेट प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। दीज आर कॉजेज ऑफ हेमरेज। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं 10th टॉपिक ऑफ फाउंडेशन मॉडल पैथोलॉजी, दैट इज म्यूटेशन एंड देयर टाइप्स, स्पेशली फोकसिंग ऑन पॉइंट म्यूटेशन इन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये टॉपिक जो है ना बेसिकली हमारे फाउंडेशन मॉडल के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जो है ना बेसिकली टॉपिक नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ अ म्यूटेशन। ठीक है, दीज आर सो इजी टॉपिक्स। ठीक है, तो इनको जो है ना मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ अ म्यूटेशन? अ म्यूटेशन इज़ अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन। ठीक है, म्यूटेशन क्या कर सकती है? म्यूटेशन कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर या फंक्शन चेंज कर सकती है। म्यूटेशन की वजह से जीन रेगुलेशन में डिस्टर्बेंस हो सकती है। म्यूटेशन की वजह से डिजीज़ की डेवलपमेंट हो सकती है, लाइक एज कैंसर। और म्यूटेशन की वजह से कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स की यू कैन से अराइवल होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अफेक्ट्स ऑफ जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन अकरिंग इन कोडिंग रीजन एंड नॉन कोडिंग रीजन। अच्छा, कोडिंग रीजन वो होता है जो बेसिकली प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, एंड नॉन कोडिंग रीजन वो होता है जो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, कोडिंग रीजन वो होता है जिससे प्रोटीन बनती है, एंड नॉन कोडिंग रीजन वो होता है जो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन इन कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, अ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस के अंदर
अगर कोई चेंज आ रही है दैट इज़ अ पॉइंट म्यूटेशन। मीन्स पॉइंट म्यूटेशन के अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन स्पेशली इन अकॉर्डिंग रीजन्स। ठीक है, इसकी टाइप क्या हो सकती है, इसमें क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल कौन सा हो सकता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन कैन बी साइलेंट म्यूटेशन, माइसेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग के टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन आर साइलेंट म्यूटेशन, माइसेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा, साइलेंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि कोडान तो चेंज होता है, कोडान तो चेंज होता है बट अमाइनो एसिड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मीन्स अमाइनो एसिड सेम ही रहेगा। मीन्स अगर बेसिकली GAA से बेसिकली GAG बन रहा है, लेकिन ये दोनों जो ट्रिपलेट ऑफ कोडान है से बेसिकली सेम ही अमाइनो एसिड ट्रांसलेट होता है। ठीक है, अच्छा, माइसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि कोडान के चेंज होने की वजह से डिफरेंट अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन होती है। कोडान की चेंजिंग की वजह से डिफरेंट अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन होती है। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है ग्लूटामेट की जगह पे वेलिन आ जाता है। अच्छा, उसके बाद नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि अगर म्यूटेशन है तो कोडान तो चेंज होगा। कोडान की चेंजिंग की वजह से बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कोडान आ जाता है जो बेसिकली स्टॉप कोडान का काम करता है, जिसकी वजह से अर्ली टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन होती है। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि वो कोडान बेसिकली या तो एक नया कोडान इंसर्ट होता है या तो वो पहले वाला कोडान डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम, जो रीडिंग फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है। मेजर प्रोटीन चेंजेस आ सकती हैं या अर्ली स्टॉप इन प्रोटीन प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा, इसका क्लिनिकल एग्जांपल क्या हो सकता है पॉइंट म्यूटेशन का, दैट इज अ सिकल सेल एनीमिया, दैट इज कास्ड बाय माइसेंस म्यूटेशन, जिसमें कोडान की चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड ही चेंज होता है इन अ बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, अच्छा जीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग रीजन इवन दो दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। मैंने आपको बताया कि नॉन कोडिंग रीजन का काम होता है बेसिकली जीन की रेगुलेशन करना, प्रोटीन प्रोडक्शन इनका काम नहीं है। अच्छा, म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग DNA कैन स्टिल कॉज डिजीज, इसकी वजह से डिजीजेस फिर भी हो सकती हैं, स्पेशली जो थैलेसीमिया है ये बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन की म्यूटेशन की वजह से होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट नॉन कोडिंग एरियाज की। अच्छा, नॉन कोडिंग एरियाज की जो एग्जांपल्स है उसको मैंने जो है बेसिकली स्किप कर दिया, दैट वाज नॉट नेसेसरी एट दिस स्टेज। ठीक है, अब हम जो है बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन की म्यूटेशन की वजह से जो मतलब चेंजेस आती हैं उसका एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज़ द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि फॉल्टी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, अब हम थोड़ी फाइनल की टेकअवेज देख लेते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन कैन बी हार्मलेस और काज सीरियस डिजीज। समटाइम पॉइंट म्यूटेशन हार्मलेस भी हो सकती है, समटाइम इससे सीरियस डिजीज भी हो सकती है। म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग रीजन may not affect प्रोटीन डायरेक्टली। जो नॉन कोडिंग रीजन में म्यूटेशन होती है इसकी वजह से डायरेक्ट प्रोटीन की प्रोडक्शन पे अफेक्ट नहीं होता, बट इट अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, म्यूटेशंस आर द रूट ऑफ मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। म्यूटेशन की वजह से काफ़ी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग कैंसर्स। ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड एंजाइम डेफिशिएंसी। उसके बाद हम बात करते हैं 11th टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी, दैट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। दिस इज आल्सो बेसिक टॉपिक। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर जेनेटिक डिजीजेस व्हिच आर काज्ड बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। ठीक है, ऐसे डिजीज़ेस जो बेसिकली एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से जनरेट होती हैं, दीज आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। अच्छा, मेंडेलियन जो डिसऑर्डर होते हैं दे फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
वो मेंडल के जो इनहेरिटेंस वाले लॉज है उनको ओबे करते हैं, ठीक है। these disorders are inherited in clear predictable patterns, ठीक है। इट कैन बी डोमिनेंट, रिसेसिव और एक्स लिंक्ड। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की, ठीक है। इसके क्या की फीचर्स हैं कि ओनली वन म्यूटेटेड कॉपी ऑफ द जीन इज इनफ टू कॉज द डिजीज, ठीक है। क्योंकि डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट अलील की वजह से भी बेसिकली जो है ना आपको पता है कि जीन एक्सप्रेशन हो सकता है एंड उसमें जो है ना बेसिकली अफेक्ट आ सकता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स यूजुअली हैव एन अफेक्टेड पेरेंट। अच्छा, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है इसका चांस मेल एंड फीमेल में इक्वल होता है बिकॉज दिस इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, दीज आर ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इट कैन बी सी इन एवरी जनरेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके चांस ऑफ इनहेरिटेंस का तो अगर एक अफेक्टेड पेरेंट है एंड दूसरा नॉर्मल पेरेंट है तो 50% रिस्क होता है फॉर दैट बेसिकल डिसऑर्डर फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का? मार्फन सिंड्रोम, ठीक है, हंटिंगटन्स डिजीज, फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिया, ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, ठीक है। अच्छा, मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है कि बेसिकली टॉल एंड लॉन्ग लिम्स होते हैं, एयोर्टिक एन्यूरिज्म होता है जिसमें बेसिकली जो हमारा एयोर्टा होता है उसकी डायलेशन हो जाती है। हंटिंगटन डिजीज बेसिकली दिस इज अ बेसिकली न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। इसमें बेसिकली क्या होता है कि न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन होता है कि उन चाइल्ड्स के अंदर बेसिकली जो रीजनिंग एबिलिटी है, लॉजिकल एबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनके साथ साइकेट्रिक इश्यूज भी होते हैं। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोल में क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का रिस्क हो सकता है, ठीक है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, इसमें स्किन के नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोथ जीन्स कॉपी मस्ट बी म्यूटेटेड टू एक्सप्रेस डिजीज। इसके लिए आपको पता है कि ये रिसेसिव जीन है ना तो इसको एक्सप्रेस होने के लिए दोनों जीन्स का रिसेसिव होना लाजमी है। दिस इज द बेसिक थिंग आपको पता होगा, ठीक है। पेरेंट्स आर यूजुअली कैरियर्स आर हेल्दी। इसके पेरेंट्स यूजुअली कैरियर्स भी हो सकते हैं, हेल्दी भी हो सकते हैं। अच्छा, जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है इनका चांस मेल एंड फीमेल्स में इक्वल होता है। इट कैन स्किप जनरेशंस बिकॉज ये ऑटोसोमल बेसिकली रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। इनका चांस ऑफ इनहेरिटेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर कैरियर पार्टनर्स हैं दोनों, एक कैरियर 25% अफेक्टेड है एंड दूसरा 50% कैरियर, तो 25% नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें बेसिकली क्या होता है कि थिक म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। CTRF जो जीन है, CTRF सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली अफेक्ट होता है। लंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन होती है। सिकल सेल एनीमिया में सिकल टाइप RBCs की फॉर्मेशन होती है। एनीमिया हो सकता है, पेनिक्राइसिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की, मोस्टली एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इनका जो जीन है वो बेसिकली एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। मेल में इसका अफेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। फीमेल्स यूजुअली कैरियर होती हैं, ठीक है। ये पास होता है फ्रॉम मदर टू द सन्स, ठीक है। चांस ऑफ इनहेरिटेंस आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर कैरियर मदर एंड नॉर्मल फादर है तो बेसिकली क्या हो सकता है कि 50% जो सन्स होंगे वो अफेक्ट होंगे, 50% डॉटर्स होंगे वो कैरियर्स होंगे। ये आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज FSC स्टफ, ठीक है। अच्छा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? हीमोफिलिया ए, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, G6DP डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 डाइफॉस्फेट डेफिशिएंसी जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होती है, मीन्स के RBCs का ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू सर्टेन ड्रग्स और फूड्स। हीमोफिलिया ए में ब्लीडिंग होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की एब्सेंस या डिफिशिएंसी की वजह से। डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें मस्कुलर वीकनेस होती है इन यंग बॉयज़, मसल वेस्ट होता है मसल को इस्तेमाल ना होने की वजह से। नाउ वी आर मूविंग टू द 12th टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी,
a foundation module that is biochemical and molecular basis of single gene or Mendelian disorders. ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है ना टॉपिक नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड टॉपिक नंबर 12 इज़ बेसिकली बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है ना इस टॉपिक को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देन आफ्टर जो है ना हम इसको रिटर्न क्वेश्चन से देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं जो, ठीक है, इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको हम बेसिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है। अच्छा, बिकॉज इनके अंदर जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इनके अंदर जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है, वो बेसिकली मेंडल के लॉज को ओबे करता है। मेंडल के लॉज को ओबे करता है। अच्छा, इसलिए हम इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। अच्छा, अदर थिंग इज़ दैट कि सिंगल जीन डिसऑर्डर्स क्यों जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, क्या रीज़न है? बिकॉज सिंगल जीन डिसऑर्डर इसलिए बॉडी में जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। जब सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो सिंगल जीन डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। तो म्यूटेशन सिर्फ एक सिंगल जीन में होती है। सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन आती है। अच्छा, जब एक बेसिकली जीन में म्यूटेशन आती है ना, तो जीन में म्यूटेशन आने की वजह से क्या होता है, बेसिकली जो प्रोटीन की प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, एंजाइम्स का जो यू कैन से फंक्शन है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई जीन में म्यूटेशन की वजह से कौन कौन सी चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, जब एक जीन में म्यूटेशन आ सकती है ना, तो डिफरेंट वे से बॉडी में अफेक्ट्स आ सकते हैं। स्पेशली एंजाइम्स डिफेक्ट हो सकता है, एंजाइम्स डिफेक्ट हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा बेसिकली जो हमारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, उनके अंदर अफेक्ट आ सकता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के अंदर अफेक्ट आ सकता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, या इसको आप और क्या बोल सकते हो, मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स। इसको आप बेसिकली मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन बोल सकते हो। अच्छा, उसके अलावा थर्ड चेंज बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन में भी आ सकती है। इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर भी चेंज आ सकती है। अच्छा, उसके अलावा बेसिकली डिफेक्ट आ सकता है, जो बेसिकली प्रोटीन्स डीएनए को रिपेयर करती हैं ना, तो उन प्रोटीन के अंदर भी डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स, डीएनए को रिपेयर करने वाले प्रोटीन्स के अंदर भी डिफेक्ट आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से बेसिकली टॉक्सिक प्रोटीन्स फंक्शनल हो जाती हैं। टॉक्सिक प्रोटीन्स फंक्शनल हो जाती हैं। तो यह बेसिकली चेंजेस होती हैं जब एक सिंगल जीन म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से बेसिकली सिंगल जीन डिसऑर्डर बेसिकली क्रिएट होता है, जिसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है। ओके, सो लेट्स सी डिटेल हेयर। ठीक है, सो व्हाट आर सिंगल जीन disorders or Mendelian disorders? Single gene or Mendelian disorders are caused by mutation in a single gene. ठीक है, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से ये क्रिएट होते हैं। ठीक है, एंड दे फॉलो Mendelian पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये मेंडल के जो इनहेरिटेंस वाला पैटर्न है इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, these gene mutation lead to defect in the structure or functions of protein. प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज आ सकता है, एंड इससे बेसिकली डिजीज जनरेट हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर बेसिस। देयर आर सेवरल वेज इन विच अ म्यूटेशन कैन कॉज डिजीज
डिपेंडिंग ऑन हाउ इट अफेक्ट द प्रोटीन प्रोडक्ट। सबसे पहले एंजाइम में डिफेक्ट आता है। अच्छा, एंजाइम डिफेक्ट की अगर बात करते हैं ना, तो स्पेशली हमें ये चीज़ नज़र आती है फिनाइल कीटोन्यूरिया में। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, एंड वो एंजाइम कौन सा है, बेसिकली फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये बेसिकली एंजाइम है। ये बेसिकली क्या करता है, फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म करता है बॉडी के अंदर। फिनाइल एलानिन का बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करवाता है ये एंजाइम। अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के अंदर डिफेक्ट आ जाता है ना, तो बेसिकली क्या होता है, इससे क्या रिजल्ट जनरेट होता है कि बेसिकली बॉडी के अंदर जो फिनाइल एलानिन है ये बेसिकली अक्यूमुलेट होता है। क्या होता है, अक्यूमुलेट होता है। एंड जब बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन अक्यूमुलेट होता है ना, तो बेसिकली ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ब्रेन डैमेज का इशू होता है। ठीक है। अच्छा, तो एंजाइम डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ मोस्ट कॉमन इन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है। म्यूटेशन काजेस लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो लॉस हो सकती है। इट लीड्स टू द अक्यूमुलेशन ऑफ सबस्ट्रेट और डिफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट। या तो वो सबस्ट्रेट अक्यूमुलेट हो जाएगा या तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, तो एंजाइम डेफिशिएंसी का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसमें म्यूटेशन आती है किसमें, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के अंदर। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई फिनाइल एलानिन जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये जो बेसिकल डिसऑर्डर है एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम बेसिकली अफेक्ट होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है। इसकी वजह से फिनाइल एलानिन बॉडी के अंदर स्टोर होता है, जो बेसिकली ब्रेन को डैमेज करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन रिसेप्टर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर के अंदर चेंज आ सकती है। अच्छा, इसको हम ऐसे समझते हैं, देखें हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, इसके बारे में काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, मोस्टली लिवर में होता है ना, लिवर में होता है। ठीक है। ये लिवर में जाके यू कैन से एक रिसेप्टर है जिसको हम बोलते हैं LDL रिसेप्टर, वहाँ पे जाके बाइंड करता है एंड इस कोलेस्ट्रॉल का वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। अच्छा, तो समटाइम क्या होता है कि ये LDL रिसेप्टर अपना काम नहीं करता। जब भी अपना काम नहीं करता ना, तो कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म होना था वो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक है। एंड जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक कंडीशन जनरेट होती है दैट इज नोन एज हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। अच्छा, इस रिसेप्टर ने अपना काम क्यों बंद कर दिया, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से इस रिसेप्टर ने अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज कॉमन इन ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है। अच्छा, म्यूटेशन अफेक्ट रिसेप्टर्स आर चैनल फंक्शन। एग्जांपल्स फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, जिसमें डिफेक्ट आता है किसमें, LDL रिसेप्टर के अंदर, जिसके अंदर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें क्लोराइड आयन की शिफ्टिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है। लंग्स के अंदर बेसिकली रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली कौन सा रिसेप्टर है चैनल काम नहीं करता, CFTR। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटिंग चैनल, बेसिकली इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिफेक्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल प्रोटीन बेसिकली किस तरह से अफेक्ट करती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन किस तरह से अफेक्ट करती हैं। अगर देखें एक जीन के अंदर म्यूटेशन आ गया, तो उस जीन की म्यूटेशन की वजह से स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर बेसिकली चेंज आ सकता है, उसके फंक्शन में चेंज आ सकता है। अच्छा, देखिए बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है दैट इज फाइब्रिलिन 1।
अगर ये फाइब्रिलिन 1 प्रोटीन अपना काम नहीं करती, इसके अंदर अगर डिफेक्ट आ जाएगा, अगर इसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा तो बॉडी के अंदर बेसिकली एक सिंड्रोम जनरेट होता है। सिंड्रोम बेसिकली कलेक्शन ऑफ यू कैन से डिजीजेस, मींस अगर एक से ज़्यादा डिफेक्ट बॉडी के अंदर आ रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ सिंपल डिजीज बट दैट इज़ अ सिंड्रोम। ठीक है, अगर ये फाइब्रिलिन 1 प्रोटीन इसमें डिफेक्ट आ रहा है, ये अपना काम नहीं कर रही, तो बेसिकली बॉडी के अंदर एक सिंड्रोम जनरेट होता है, दैट इज़ मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम। अच्छा, मार्फन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है? मार्फन सिंड्रोम में जो बंदे होते हैं ना, इनके अंदर बेसिकली टाल हाइट होती है, टाल हाइट, बट इनके साथ सीवीएस का प्रॉब्लम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, या तो इनके जो हार्ट के वाल्व्स होंगे उनके अंदर इशू होगा। ठीक है, या तो बेसिकली इनके अंदर आई साइट का इशू होता है, आई साइट का इशू होता है। ठीक है, एंड साथ में इन पेशेंट्स के अंदर मसल वीकनेस भी होती है, मसल वीकनेस भी होती है। मीन्स के एक जीन में म्यूटेशन आ गई, जीन में म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन में डिफेक्ट आ गया, जब प्रोटीन में डिफेक्ट आ गया तो बॉडी के अंदर सिंड्रोम जनरेट हो गया। ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू द चेंज इन बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल है, दैट इज डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जिसकी वजह से ये दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, इसकी वजह से बेसिकली जो हमारी मसल्स हैं ना, उनको स्ट्रेंथ मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं ना, तो हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, इतनी वीक हो जाएंगी कि हम कोई वज़न नहीं उठा सकते, बिकॉज मसल्स आर यू कैन से प्राइमरली डिजाइंड फॉर जनरेटिंग द फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द फोर्स। अगर मसल्स के अंदर डिफेक्ट आ गया तो मसल में वीकनेस हो जाएगी, देन आफ्टर हम कोई वेट नहीं उठा सकते, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बेसिकली बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिफेक्ट्स, म्यूटेशन अफेक्ट्स साइटोस्केलेटल और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फाइब्रिलिन 1 जो प्रोटीन है इसके अंदर डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हमारे कनेक्टिव टिश्यूज, एओर्टा, आईज, एओर्टा मीन्स सीवीएस, ठीक है, ये आई साइड को, एंड ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली मसल्स वगैरह को, ठीक है, इनको अफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के अंदर डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से मसल की वीकनेस होती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर प्रोटीन। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली डीएनए को रिपेयर करती हैं। जब डीएनए को रिपेयर करती हैं तो हमारी जो डीएनए है ना वो बेसिकली स्टेबल होती है, हमारा जो जीनोम है वो बेसिकली स्टेबल हो जाता है। तो समटाइम अगर इन प्रोटीन्स के अंदर डिफेक्ट आता है तो बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस जनरेट होती हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल है बेसिकली ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जिन बंदों को ये इशू होता है ना, तो बेसिकली दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू यूवी रेज। इनके अंदर अल्ट्रा वायोलेट रेज की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से उनका स्किन बर्न बहुत ज़्यादा होता है, स्किन बर्न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड उनके साथ आई साइट का इशू होता है। मीन्स अगर उनके साथ यूवी रेस का एक्सपोजर हो जाएगा ना, तो एक तो स्किन बर्न हो जाएगा, आई साइट का इशू हो जाएगा, साथ में न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ेंगे, न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस इज ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, ये क्यों होता है? बेसिकली कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो डीएनए को रिपेयर करती हैं, उनके अंदर बेसिकली डिफेक्ट आता है। तो डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स, इट लीड्स टू जीनोमिक इंस्टेबिलिटी एंड कैंसर रिस्क। एग्जाम्पल ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। इससे क्या होता है कि बेसिकली डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर, इसकी वजह से बेसिकली स्किन कैंसर का चांस बढ़ जाता है फ्रॉम यूवी एक्सपोजर। और भी ये सिम्टम्स भी आपको मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद बेसिकली नंबर 5 पे है म्यूटेशंस व्हिच काजिंग टॉक्सिक प्रोटीन्स गेन ऑफ फंक्शन।
मतलब म्यूटेशन की वजह से जो टॉक्सिक प्रोटीन्स है ना उनको अपना फंक्शन मिल जाएगा। सो म्यूटेटेड प्रोटीन्स गैन्स न्यू एबनॉर्मल फंक्शंस, उनको न्यू अपना फंक्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल हंटिंगटन्स डिजीज़। अच्छा, बेसिकली ये वो डिजीज़ है जिसमें बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनका डिसऑर्डर होता है, ठीक है। एंड जिन बंदों को हंटिंगटन डिजीज़ होती है ना, बेसिकली इनके साथ बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। एक तो इनके अंदर रीजनिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इन बंदों का जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल कम्युनिकेशन है, इसके लिए वो कम होता है, ठीक है। दे आर इंट्रोवर्ट इन देयर यू कैन से सोशल सर्कल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली इन बंदों के अंदर कुछ साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, लाइक एस के उनको बेसिकली जो है ना डिप्रेशन जल्दी हो जाएगा, ओवर थिंकर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंग्जाइटी हो जाएगी, हर चीज़ से डर लगेगा, ठीक है। एंड ओसीडी के पेशेंट्स होंगे। साथ में बेसिकली इन बंदों के अंदर मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, मेमोरी लॉस स्पेशली शॉर्ट टर्म मेमोरी एज वेल एज लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो बेसिकली टॉक्सिक प्रोटीन्स अपनी जो है ना फंक्शंस में वापस आ जाएंगी जब एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि म्यूटेंट जो हंटिंगटन प्रोटीन है एक्यूमुलेट इन न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से न्यूरो डिजनरेशन होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 13th टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी, दैट इज द नॉर्मल कैरोटाइप एंड वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, इसको हम पढ़ लेते हैं। अ कैरोटाइप इज अ पिक्चर ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स इन अ सेल which are arranged in pairs to study their number and structure। अगर हम नॉर्मल कैरोटाइप की बात करते हैं तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, पता होगा आपको। एक्स अगर सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो दीज आर फीमेल्स, एंड अगर किसी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स XY हैं सो दे आर मेल्स, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल मेल कैरोटाइप कौन सा होता है कि 46 होगा, लेकिन साथ में सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, XY, फीमेल के अंदर XX होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होती हैं? दीज अकर्स व्हेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज रीअरेंज्ड, ब्रोकन और मिसिंग। अगर किसी क्रोमोसोम का पार्ट रीअरेंज हो गया, ब्रोकन हो गया, मिस हो गया, तो इससे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ सकती है। अच्छा, दे डू नॉट यूजुअली चेंज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसकी वजह से बेसिकली टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, बट क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 डिलीशन की। डिलीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटीरियल है इसकी मिसिंग होती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्रीडू चैट सिंड्रोम, जिसमें बेसिकली वन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम वो बेसिकली डिलीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मिस हो जाती है, ठीक है। क्या सिम्टम्स होते हैं क्रीडू चैट सिंड्रोम के? बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है। इन जो बंदों की जो पिच है ना वो पिच बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ऐसे क्राई करते हैं लाइक एज अ कैट, ठीक है। एंड उसके साथ अगर हम बात करते हैं ना तो इन बंदों के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी कम होती हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ वो भी कम होती हैं, ठीक है। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि भाई इनके जो फिज़िकल फीचर्स होंगे लाइक इनका फेस वगैरह, ठीक है, इनके ईयर्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिंग क्रोमोसोम। अच्छा, अगर एक कोई क्रोमोसोम है बेसिकली वो अपनी एंड से कोई पार्ट लॉस कर देता है, ठीक है, एंड दोनों उसके एंड्स बाद में फ्यूज़ हो जाते हैं, सो इसके बाद जो है बेसिकली एक रिंग क्रोमोसोम बन जाता है। तो अ क्रोमोसोम फॉर्म्स अ रिंग शेप व्हेन बोथ एंड्स आर लॉस्ट आर डिलीटेड एंड द एंड्स फ्यूज टुगेदर। जब एक कोई क्रोमोसोम है उसके दो एंड्स बेसिकली लॉस्ट हो गई, ठीक है, एंड उसके बाद वो दोनों एंड्स आपस में फ्यूज हो गई तो वो रिंग क्रोमोसोम बन जाएगा। इट लीड्स टू द लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ साइड्स। इसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है ना इसका लॉस होता है दोनों साइड से। अच्छा, रिंग क्रोमोसोम बेसिकली 14 नंबर क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा होता है, इसके 14 क्रोमोसोम का रिंग क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से बॉडी में सीजर्स होते हैं, ठीक है। सीजर्स बेसिकली आपको एपिलेप्सी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, एपिलेप्सी,
ठीक है, इसके अंदर कन्वर्जेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली इन्वर्जन की। इन्वर्जन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक। अगर कोई क्रोमोसोम का सेगमेंट वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, फिर वो 180 डिग्री पे रोटेट हो रहा है एंड वो फिर आपस में रीजॉइन कर रहा है, तो एक्स क्रोमोसोम की इन्वर्जन हो जाएगी। सो वंस अगेन आई रिपीटिंग कि क्रोमोसोम की इन्वर्जन कैसे होती है कि क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट वो ब्रेक हो जाए, फिर वो 180 डिग्री पे रोटेट हो जाए एंड रीजॉइन कर जाए, देन दिस इज अ इन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इससे कोई क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल लॉस नहीं होता, क्योंकि वो जो बेसिकली सेगमेंट ब्रेक हो रहा है ना, वो फिर आके रिजॉइन भी तो कर रहा है ना, जिसकी वजह से कोई जेनेटिक मटेरियल लॉस नहीं होता। बट जो जेनेटिक मटेरियल का जो ऑर्डर है, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस थी वो चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज हो जाएगी बल्कि, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वर्जन के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक। अच्छा, अब हम इन टॉपिक्स को मैंने बहुत कंसाइजली डिस्कस किया। इसका रीज़न ये है कि इसके अकॉर्डिंग मुझे कोई किसी बुक के अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, दैट्स वाई इनके नोट्स मैंने शॉर्ट ही बनाए। बाकी जो और भी बुक्स हैं उनके अंदर इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, ठीक है। दैट्स वाई जितनी मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकी थी, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है? बेसिकली दिस इन्वर्जन डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रोमियर। एक ऐसी इन्वर्जन जिसके अंदर बेसिकली सेंट्रोमियर नहीं होता, सो दिस काजेस पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पेरिसेंट्रिक में क्या होता है? इट इंक्लूड सेंट्रोमियर। अच्छा, इन्वर्जन की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मियोसिस में, जिसकी वजह से एबनॉर्मल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं आइसोक्रोमोसोम। अच्छा, ऐसे क्रोमोसोम जिनके 2 एंड्स मींस शॉर्ट और 2 आर्म्स सिमिलर हों, 2 आर्म्स जिसके सिमिलर हों, उसको हम बोलते हैं बेसिकली यू कैन से आइसोक्रोमोसोम। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर एक शॉर्ट आर्म होती है, उसको पी बोलते हैं, एक लॉन्ग आर्म होती है, इसको हम बोलते हैं क्यू। शॉर्ट आर्म पी होती है, लॉन्ग आर्म क्यू होती है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों एंड्स, दोनों आर्म्स बेसिकली क्रोमोसोम की सेम है, सो दीज आर आइसोक्रोमोसोम। सो एबनॉर्मल क्रोमोसोम विद 2 आइडेंटिकल आर्म्स, आइदर बोथ शॉर्ट और बोथ लॉन्ग आर्म्स, ठीक है। इट caused by abnormal splitting of the chromosome across horizontally रेदर देन लेंथ वाइज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एसोक्रोमोसोम का बेसिकली टर्नर सिंड्रोम के अंदर। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम का एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में चला जाए, क्रोमोसोम का एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में चला जाए, दिस इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है, दूसरी रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होती है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं बिटवीन 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अनबैलेंस रहता है, लेकिन वो लॉस नहीं होता, ठीक है। बिकॉज लॉस क्यों नहीं होता? लॉस इसलिए नहीं होता बिकॉज जो बेसिकली वन पार्ट ऑफ या सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम से तो निकल गया, लेकिन वो दूसरे क्रोमोसोम के पास तो चला गया ना, जिसकी वजह से कोई नेट जेनेटिक लॉस नहीं होता। अच्छा, रॉबर्टसोनियन बेसिकली ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो एक्रोसेंट्रिक होते हैं, एक्रोसेंट्रिक मीन्स जिस क्रोमोसोम की एक आर्म बहुत छोटी होती है, वेरी शॉर्ट। एक होता है टीलोसेंट्रिक जिसके अंदर बेसिकली सिर्फ एक आर्म होती है, ठीक है, एंड उसका जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल टॉप पे होता है, दीज आर टीलोसेंट्रिक। बट बेसिकली जो हमारे एक्रोसेंट्रिक होते हैं वो ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर एक आर्म बहुत बड़ी होती है, दूसरी आर्म बहुत छोटी होती है, ठीक है। अगर जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उनके जो शॉर्ट आर्म्स हैं अगर वो आपस में मिल जाएं, तो इससे जो है ना बेसिकली जो सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम है बेसिकली वो ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम भी जनरेट हो सकता है। दिस इज़ नॉन एज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। Okay, so now we are discussing about basically 14th topic of basically pathology. This is a very simple topic, ठीक है। इसको कोई एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको यहीं पे समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सो टॉपिक नंबर 14th इज बेसिकली साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर बेसिकली ट्राइसोमी, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम की जो बेसिकली जो है ना आउटलाइंस दी गई थी। अच्छा, व्हाट आर साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स? Cytogenic disorders are caused by abnormalities in the number or structure of chromosomes, ठीक है। साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स क्यों जनरेट होते हैं? बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम की या तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, या तो क्रोमोसोम का कोई नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो साइटोजेनिक डिसऑर्डर है क्रोमोसोम वाला, या तो ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में होगा या तो सेक्स क्रोमोसोम में होगा।
अब हम बात करते हैं ट्रायसोमी इन अ डाउन सिंड्रोम। ट्रायसोमी में क्या होता है आपको पता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम होता है। दिस इज अ एनीप्लॉइडी नॉट अ यूप्लॉइडी, ठीक है। एनीप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी आपको पता होगा, एनीप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, ये चीज़ आपको बेसिकली जो लैंगमैन टेक्स्ट बुक है ना, वहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में ये डिस्कस किया गया है एनीप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। अगर आपको क्रोमोसोम का नंबर बेसिकली एन टाइम का मल्टीपल मिल रहा है, मींस अगर देखें ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है 23, एंड हमारे पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, मींस 2n। अगर आपको 2n मिल रहा है तो दिस इज़ अ यूप्लॉइडी, ठीक है, मींस 46। अगर इससे एक क्रोमोसोम या तो कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, अच्छा, दिस इज नॉन एज एनीप्लॉइडी। अगर मीन्स के 45 क्रोमोसोम्स आ गए, सो दिस इज आल्सो एनीप्लॉइडी। 47 आ गए, सो दैट इज आल्सो एनीप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा एन टाइम ऑफ मल्टीपल इतना क्रोमोसोम नंबर होता है, लेकिन एनीप्लॉइडी में एन टाइम ऑफ मल्टीपल क्रोमोसोम नंबर नहीं होता, उससे या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है या तो एक क्रोमोसोम कम होता है। अच्छा, ट्रायसोमी में बेसिकली अगर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम, तो इसमें जो 21 नंबर क्रोमोसोम है, इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, ठीक है। अच्छा, इस बेसिकली जो ट्रायसोमी है इसके टाइप्स होते हैं। फ्री ट्रायसोमी हो सकती है, रॉबर्टसोनन ट्रांसलोकेशन की वजह से भी जो बेसिकली डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। मीन्स के डाउन सिंड्रोम भी होगा, साथ में जो है ना बेसिकली क्रोमोसोमल शिफ्ट भी होगा, मीन्स रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन भी आपको मिलेगी, साथ में आपको मोशेसिज्म भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जो फ्री ट्रायसोमी है ये बेसिकली 95% होती है। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन ये बेसिकली आपको 4% मिलेगा। मोशेसिज्म के साथ जो आपको टर्नर सिंड्रोम मिलेगा, सॉरी डाउन सिंड्रोम मिलेगा, वो 1% मिलेगा। अच्छा, मोशेसिज्म क्या होता है आपको पता होगा कि बेसिकली इसमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या कोई सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ले रहे हैं, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली डिफरेंट है, तो दैट इज़ नॉन एज मोशेसिज्म। अच्छा, बेसिकली ये कुछ म्यूटेशंस की वजह से होता है, पोस्ट ज़ाइगोटिक म्यूटेशंस की वजह से ये बेसिकली जो मोशेसिज्म है ये जनरेट होता है। अच्छा, एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ यू कैन से मियोटिक एरर। ये मियोटिक एरर का बेसिकली जो है ना डिफेक्ट है। अच्छा, जिन बंदों को बेसिकली डाउन सिंड्रोम होता है तो उनके कौन से फीचर्स होते हैं? मेंटल रिटार्डेशन होती है, फ्लैट फेस विथ इपिकैंथिक फॉल्स, ठीक है, उनके आईज के ऊपर फॉल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगल पाल्मर क्रीज, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जो बंदे सफ़र करते हैं डाउन सिंड्रोम से, सो उनके पास बेसिकली सिंगल पाल्मर क्रीज होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किन बंदों के अंदर सिंगल पाल्मर क्रीज होती है, डाउन सिंड्रोम या यू कैन से टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो वी वुड से दैट कि भाई जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली हमें सिंगल पाल्मर क्रीज मिलती है। डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर हमें सिंगल पाल्मर क्रीज मिलती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट PCQ। अच्छा, इनके जो मसल्स होते हैं उनमें बहुत कम टोन होता है, सो दैट्स वाई दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोटोनिया। मीन्स अगर मसल का जो टोन है ना वो लॉस हो जाए, दिस इज नॉन एज हाइपोटोनिया, ठीक है। अच्छा, कंजोनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो AV वाल्व है उसमें डिफेक्ट आ सकता है, ल्यूकीमिया का चांस बढ़ सकता है, अल्जाइमर का चांस बढ़ सकता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, दिस इज आल्सो सो बेसिक, जिसमें XXY कैरोटाइप होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेल्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर फीमेल्स वाले कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं। सो इनका जो हाइट है वो मोस्टली टाल होती है, ठीक। आपने देखा होगा ये वाले जो बंदे होते हैं वो मोस्टली हाइट में टाल होते हैं, ठीक है। एंड ये जो होते हैं बॉडी में थिन होते हैं, थिन मेल्स होते हैं, इनकी जो लिम्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, इनके जो टेस्टिस होते हैं वो स्मॉल होते हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम टेस्टिकुलर एट्रोफी, ठीक है, उनके टेस्टिस स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से अगर टेस्टिस स्मॉल है ना तो इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, साथ में इनके अंदर जो स्पर्म काउंट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन भी जनरेट होती है, मीन्स एज़ूस्पर्मिया, कोई स्पर्म आपको इनके सीमन के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सीमन तो प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज इनके अंदर वो ग्लैंड्स जो होते हैं जो सीमन प्रोड्यूस करें, जिनको बेसिकली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, वो इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिनकी वजह से इन बंदों के अंदर सीमन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि जो बंदे स्टीराइल होते हैं तो उनके अंदर कोई मतलब सीमन रिलीज़ नहीं होगा, नहीं, सीमन उनके अंदर रिलीज़ होता है, लेकिन उनके अंदर सीमन के अंदर या तो स्पर्म काउंट बिल्कुल भी कम होगा, या तो सम टाइम हो सकता है कि सम टाइम ऐसा भी होता है क्लाइनफिल्टर वाले सिंड्रोम वाले जो बंदे होते हैं वो बेबी कंसीव करते हैं, बट वो हमें सुपरफिशियली क्लाइनफिल्टर वाले लगते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके अंदर बेसिकली गायनिकोमेस्टिया होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होगा लेकिन एफएसएच एंड एलएच ज़्यादा होगा। तो दैट वाज अबाउट 14th टॉपिक ऑफ बेसिकली पैथोलॉजी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 15th टॉपिक। अच्छा, सो टॉपिक नंबर 15 इज़ बेसिकली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस focusing on germline mutations and acquired gene alterations, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। What is molecular diagnosis? Molecular diagnosis refers to the detection of genetic changes या mutations or alterations using DNA based techniques to diagnose genetic diseases, ठीक है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस की वजह से हम जेनेटिक डिजीज़ को जो है ना डिटरमिन करते हैं बाय यूजिंग डीएनए बेस्ड टेक्निक्स। अच्छा, मॉलिकुलर डायग्नोसिस बेसिकली हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? अर्ली डायग्नोसिस में हम डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड दूसरी होती है प्रोग्नोसिस। मैंने आपको बताया था इनिशियल में प्रोग्नोसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी डिज़ीज़ के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं कि भाई ये कोई डिज़ीज़ जो है ये कितने टाइम ड्यूरेशन तक चलेगी, ठीक है, एंड बंदा कब तक सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉन एज प्रोग्नोसिस, ठीक है। अच्छा, मॉलिकुलर डायग्नोसिस की वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिज़ीज़ की रिस्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिकली कैरियर डिटेक्शन कर सकते हैं, पेरेंटल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है, एंड हमें टारगेटेड थेरापीज़ को सिलेक्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं जेनेटिक चेंजेस के। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ जेनेटिक चेंजेस, सो दीज आर जर्मलाइन म्यूटेशंस एंड अक्वायर्ड जेनेटिक अल्ट्रेशंस जो हमें अपनी लाइफ में गेन करते हैं। जर्मलाइन म्यूटेशंस वो होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, एंड जर्मलाइन म्यूटेशन हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो सारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये गैमेट्स के अंदर होती हैं, सो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये इजीली ट्रांसफ़र होती हैं। जर्मलाइन म्यूटेशन का अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मोस्ट कॉमन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, एंड थैलेसीमिया। जिसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अक्वायर्ड जेनेटिक अल्ट्रेशन ये हमें अपनी लाइफ में गेन करते हैं अक्कर आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं जिसकी वजह से ये फर्दर जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है बेसिकली फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जो बेसिकली ट्रांसलोकेशन की वजह से बनता है। अगर 9th क्रोमोसोम एंड 22nd क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसलोकेशन होती है तो इसकी वजह से फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से ल्यूकीमिया हो सकती है, ब्लड कैंसर हो सकती है, जिसमें एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। अच्छा, क्रॉस म्यूटेशन इन कोलन कैंसर। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट टॉपिक नंबर 16th ऑफ पैथोलॉजी। दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल टॉपिक। मॉडर्न मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टूल्स, ठीक है, जिसके अंदर पीसीआर क्या होता है, साउथर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, एंड फिश जिसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस इन सिचू हाइब्रिडाइजेशन, एंड फोर्थ अरे बेस्ड कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पीसीआर तो हमने बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि इसको भी हमने बहुत सिंपल से ही पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे ये लेंथी टॉपिक हो सकती थी बट मैंने उसको बहुत कंसाइज किया है, ठीक है। अच्छा, पीसीआर को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट से उसके मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं, जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली डीएनए बेस्ड क्लोनिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली अच्छा अगर हम पीसीआर के अंदर जो मिलियंस ऑफ कॉपीज़ डीएनए सेगमेंट की बना रहे हैं तो इसे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक केस अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, थैलेसीमिया की बात करते हैं, पैथोजेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई क्या पैथोजेंस का अटैक हुआ है इस जर्म्स के ऊपर कि नहीं, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पीसीआर के कुछ एडवांटेजेस हैं कि भाई दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव, दिस इज़ फास्ट प्रोसेस, ये बहुत हमें
थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा कॉपीज़ ऑफ डीएनए जनरेट कर सकता है, ठीक है। एंड ये चीप प्रोसेस भी है एंड नीड वेरी लिटिल डीएनए, ठीक है। अच्छा, हम पीसीआर को बेसिकली डीएनए फोटोकॉपी मशीन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इससे डीएनए की कॉपीज़ बना रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद बेसिकली ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि देखें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम बेसिकली एक तो डीएनए की कॉपीज़ कम बना सकते हैं एंड दूसरी बात के बेसिकली उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। एक तो कॉपीज़ कम बना रहे हैं, टाइम बहुत लगता है। बाकी ये है कि पीसीआर के अंदर हम डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स ही बना सकते हैं, लार्ज सेगमेंट्स नहीं बना सकते। जो बेसिकली हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, अगर हम चाहें तो इसमें हम बेसिकली लार्ज सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट बेसिकली साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? बेसिकली इट डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स आफ्टर कटिंग डीएनए विद एंजाइम, ठीक है। अगर हम डीएनए को कट करते हैं ना, तो आफ्टर कटिंग द डीएनए अगर हम डीएनए के सेगमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज डन बाय साउथर्न ब्लॉटिंग। अच्छा, हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्यों बेसिकली डिटेक्ट करते हैं? फॉर आइडेंटिफाइंग लार्ज जीन डिलीशंस और इंसर्शंस। क्या इसके अंदर कोई लार्ज बेसिकली जीन तो एंटर नहीं हुआ या वो तो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। थैलेसीमिया को डायग्नोस करने के लिए, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए। अच्छा, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बेसिकली सिंड्रोम का मतलब ही ये होता है कि मोर देन वन डिफेक्ट्स होंगे। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं सेम थिंग के इनके अंदर जो अपने इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंटरेक्शंस होते हैं इनके बहुत कम होते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ इनकी कम होती हैं, इनकी मेमोरी पावर कम होता है, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी इनके अंदर कम होती है, ठीक है। अच्छा, साउथर्न ब्लॉटिंग दिस इज स्लोवर, ये स्लोवर प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस ये है कि इसमें हम डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं पीसीआर में, लेकिन इसमें हम डिटेक्ट करते हैं। ये फास्टर प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, एंड ये स्लोवर प्रोसेस है। एंड पीसीआर इज़ अ मोर डिजिटलाइज्ड प्रोसेस, बट ये है कि दिस इज़ अ मोर लेबरियस दैन पीसीआर, मीन्स ये ज़्यादा टाइम तक कम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पीसीआर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए चलता है, ठीक है। अच्छा, जो साउथर्न ब्लॉटिंग है ना, दिस इज लाइक एज अ पीस ऑफ पजल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिश के बारे में। दिस इज नॉन एज फ्लोरेसेंस इन सिचू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें हम फ्लोरेसेंट प्रॉब्स को यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट स्पेसिफिक जीन्स और क्रोमोसोम्स इनसाइड द सेल्स। किसी भी स्पेसिफिक जीन्स को डिटेक्ट करना हो बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट प्रॉब्स, ठीक है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्लोरेसेंस इन सिचू हाइब्रिडाइजेशन और फिश, ठीक है। इससे हम बेसिकली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को चेक कर सकते हैं। फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो होता है, मैंने आपको बताया कि भाई इसकी वजह से आपको ल्यूकीमिया हो सकती है। 9th एंड 22 क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली अगर ट्रांसलोकेशन होती है तो फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट 17th टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। एंड 17th टॉपिक इज DNA transfer methods in microorganisms, how DNA transfer and mutations lead to drug resistance, types of mutations in bacteria, lysogeny process and its role. This is a topic of फाउंडेशन मॉडल पैथोलॉजी। 17th नंबर टॉपिक ये थी, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, इसकी वजह से मैं इनके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम सिंपल सिंपल चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो, ठीक है। दैट्स वाई मैं सिंपल चीज़ों को क्विकली आपको जो है बेसिकली रिवाइज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मेथड्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। इनकी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई थी किसी बुक के अंदर, दैट्स वाई इसको मैंने इतना ही कंसाइज किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया डीएनए को टैग करता है, गेन करता है फ्रॉम सराउंडिंग, लाइक ए स्ट्रेप्टोकोकस जो है बेसिकली वो किसी लाइज्ड सेल से या डेड सेल से डीएनए को पिक करता है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है एक थर्ड पार्टी के थ्रू, स्पेशली बैक्टीरियोफेज के थ्रू, ठीक है। लाइक स्टेफाइलोकोकस है ना, वो गेट करता है टॉक्सिन्स जीन को, ठीक है, बाय द वायरस, ठीक है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यूजिंग अ
पिलाए, ठीक है। पिलाए की वजह से अगर हम डीएनए की ट्रांसफ़र को देखते हैं, दिस इज़ नोन एज कॉन्जुगेशन। जैसे हम बात करते हैं ई कोलाई शेयर्स ड्रग रेजिस्टेंस बाय प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस इन ड्रग रेजिस्टेंस, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ड्रग रेजिस्टेंस की, ठीक है। व्हेन बैक्टीरिया रिसीव न्यू डीएनए दे मे गेट resistance genes, example beta lactamase gene that resist penicillin. अच्छा, conjugation is essential, especially important in hospitals for spreading multi drug resistance, ठीक है। conjugation इस हवाले से important है for spreading multi drug resistance, multi drug resistance को ख़त्म करने के लिए या इसको हम बेसिकली स्प्रेड करने के लिए हम conjugation का प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, MRSA जिसको हम बोलते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस आयूरस गेट्स रेजिस्टेंट जीन्स वाया प्लाज्मिड ट्रांसफर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लाइसोजेनी आपको क्या क्या होता है, आपको पता होता है, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अपना जीनोम ट्रांसफ़र करता है, लाइक उसको किल नहीं करता लेकिन उसको अपने जीन्स ट्रांसफ़र करता है, दिस इज नोन एज लाइसोजेनी, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया के जीनोम की कॉपीज़ बनती हैं। लाइसोजेनी इज व्हेन अ बैक्टीरियोफेज infect bacterium and insert its DNA into the bacterial chromosome। अच्छा सॉरी, मैंने बैक्टीरिया बता दिया, कोई बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट कि भाई लाइसोजेनी में एक बैक्टीरियोफेज वायरस आता है और वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, अपना डीएनए जो है ना इसके अंदर इंसर्ट करता है, ठीक है। उसको किल नहीं करता बट अपना जो डीएनए ना उसकी कॉपीज बनाता है इससे। सो वायरस इंजेक्ट्स इट्स डीएनए इनटू बैक्टीरिया, डीएनए गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल जीनोम, genome becomes a prophage or inactive, it can later activate and produce new viruses। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोफेज में कैरी टॉक्सिन और ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोरिनोबैक्टीरियम बेसिकली डिप्थेरिया बिकम्स पैथोजेनिक आफ्टर लाइसोजेनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 18th टॉपिक की, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी, कॉन्जेनिटल फीटल एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है, जिनको बर्थ डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स प्रेजेंट एट बर्थ। अच्छा, दिस इज़ अ सो लॉन्ग टॉपिक, ठीक है, इसको हम बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने एम्ब्रियोलॉजी को कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये जो बेसिकली कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ है, ये वाला टॉपिक मैंने अभी तक एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस नहीं की, दैट इज़ अ वेल प्रिपेयर, ठीक है। इस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल के साथ एंड डायग्राम के साथ उसी पोर्शन में डिस्कस करूंगा, दैट्स वाई इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया इतना, ठीक है। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज आर कॉल्ड बर्थ डिफेक्ट्स आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। दैट्स सो सिंपल। दे में अफेक्ट बेबीज अपीयरेंस, जिसकी वजह से बेबी की अपीयरेंस चेंज हो सकती है, ऑर्गन का फंक्शन और डेवलपमेंट। अच्छा, कौन कौन से कॉन्जेनिटल फीटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जेनेटिक ट्रायसोमी, ठीक है, जिसका बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, या टर्नर सिंड्रोम विच इज़ एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी, ठीक है। एनवायरमेंटल काजेज हो सकते हैं कॉन्जेनिटल फीटल एबनॉर्मलिटीज़ के, लाइक कुछ टेराटोजेंस हो गए, स्पेशली अगर मदर जो है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है तो इसकी वजह से जो अपना फीटस होता है ना, फीटस सही से बोल नहीं पाता, उसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो रिकमेंड करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को भाई कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेसिकली कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर बेसिकली अल्कोहल कंटेंट होता है, दैट्स वाई आपने कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पीनी ड्यूरिंग यू कैन से प्रेगनेंसी, ठीक है। सो अल्कोहल जो है ना बेसिकली ये कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ को जनरेट कर सकता है। कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं, ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं जो पेन किलर्स हैं, ठीक है, पेन किलर्स हो गई, ठीक है, एंड हमारे साथ आज पैरासिटामोल हो गई, ठीक है, इन ड्रग्स को यूज़ नहीं किया जाता, स्पेशली एंटी डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एंटी डिप्रेशन की वजह से फीमेल के अंदर बेसिकली एक तो ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, एंड नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल अगर फीमेल बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करती है तो उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल में बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, दैट्स वाई तो ऐसी ड्रग्स को हम यूज़ नहीं करते। एंड उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी फैक्टोरियल कुछ काजेज़ होते हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट
पैलेट की फॉर्मेशन होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जिसमें हमारे जो न्यूरोपोर्स होते हैं, कार्डियल न्यूरोपोर एंड सेफेलिक न्यूरोपोर, इसका प्रॉपर क्लोजर नहीं होता, ठीक है। ये क्यों होता है? कुछ जीन्स का इशू भी हो सकता है, इन्वायरमेंट का भी हो सकता है। एंड दूसरा कि जो कंजेनिटल एंड फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इसका कोई हमें 50% ऐसे केसेस हैं जिसका हमें अभी तक रीज़न नहीं पता कि ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो कौन से टेराटोजेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं? तो मैंने आपको अल्कोहल बता दिया, ठीक है, कुछ ड्रग्स हो गई, ठीक है, कुछ एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं लाइक एज बहुत ज़्यादा मसल का यूज़ करना, ठीक है, एंड मेल न्यूट्रिशन, अपनी डाइट का ख्याल ना रखना, ठीक है, एंड साथ में अल्कोहल फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, फेशियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। थैलिडोमाइड, ये तो बेसिकली ये ड्रग अभी बैन है, ठीक है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती, ये बेसिकली पेन किलर है, ठीक है। एंड दूसरी बात कि थैलिडोमाइड क्यों यूज़ की जाती थी, बेसिकली जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है ना तो उसको नाज़िया बहुत ज़्यादा आता है, नाज़िया मीन्स उसके वॉमिटिंग भी उसको बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से जो ना पहले डॉक्टर्स थैलिडोमाइड बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते थे एंड इसका इफेक्ट भी होता था। वो जो बेसिकली वुमेन थी ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। अब इसको बिल्कुल बैन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से लिम्ब डिफॉर्मिटी होती है। अच्छा, एंड कुछ और इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्रेन एंड आइज़ के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, कुछ ड्रग्स लाइक एज आइसोट्रिटिनोइन जिसकी वजह से सीवियर मेल फॉर्मेशंस हो सकती हैं, ठीक है, नॉर्मल से हट के कोई फॉर्मेशन होगी बॉडी की, ठीक है, मीन्स के कोई ऑर्गन सही से नहीं बनेगा। और रेडिएशंस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से माइक्रोसेफली हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट पैथोलॉजी ऑफ फाउंडेशन मॉड्यूल, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक्स पढ़ी थी 5-6 टॉपिक्स, दीज वर बेसिकली इनकी कोई एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स नहीं थे एंड इनकी कोई ज़्यादा बड़ी डिटेल भी नहीं थी, दैट्स वाई इनको मैंने जो है ना थोड़ा सा लिमिटेड होके पढ़ा है। बट जो इनिशियल टॉपिक्स थे दीज वर सो कॉन्सेप्चुअल, इनको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। इसके बाद इंशाल्लाह जो हम ना अभी बेसिकली थोरैक्स की एनाटॉमी को क्विक रिव्यू में पढ़ेंगे। जितना भी रेस्पो मॉड्यूल का सिलेबस है सारी टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम एक 1 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।